हर 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 भारत माता की। मोदी 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 और जो आलम है इस वक्त देश में, वो हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा। और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से बड़ा राजनीतिक शख्सियत बीते 70 सालों में कोई नहीं है। और क्या नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के भी आगे निकल गए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी। इस पर हम बातचीत करेंगे। मैंने जैसे बताया, मेरे साथ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी सीधे जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और बधाई। सबसे पहले रवि जी, नरेंद्र मोदी को ज्यादा श्रेय या अमित शाह को ज्यादा श्रेय? धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारी जीत का ऐतिहासिक दिन है। इतनी बड़ी क्रांति हुई है, लेकिन पंडित सुमित अवस्थी खुराफात से आज भी बाज नहीं आएंगे। हाँ, पहला सवाल भी खुराफाती ही पूछा है आपने। मैंने तो सीधा सवाल पूछा रवि जी, आपको खुराफात नजर आ रही है? देखिए, आपके सीधे सवाल के टेढ़े अंदाज को हम खूब समझते हैं। देखिए, आप एक बात समझिए, तभी आप हमको इंटरव्यू नहीं देते। ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा ये देश की राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव है। और आप इसको पारंपरिक रूप से इसको विश्लेषण करेंगे तो फिर आप वही निष्कर्ष पे आएंगे। आप इस बात की कभी कल्पना किए हैं कि उत्तर प्रदेश में शायद आज तक इतना बड़ा बदलाव नहीं हुआ है? 403 में 324 सीटों या तो जीते या जीतने के कगार पर है। हर सीट में जीत का अंतर 22-25 हजार से शुरू हो रहा है। और पहले आपको याद करिए, मैं आपको देखता था, भले मिलना कम होता था टीवी पर, कि पहले चरण में भाजपा कमजोर, दूसरे में कमजोर, जाट भागे, ये टेढ़े हुए, ये आप लोग का विश्लेषण होता था। लेकिन ये हर चरण में भाजपा की जीत है। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव की बहू हार जाए, इसका मतलब समझते हैं कुछ आप? हरीश रावत दोनों जगह से हार जाए मुख्यमंत्री के रूप में, इसका मतलब समझते हैं कुछ आप? बिल्कुल। तो ये कह रहा हूं कि ये एक बदलाव की लहर है। ये मोदी जी के साथ चलने की आशा, विश्वास और नई राजनीति की शुरुआत है। कि आप डॉक्टर लोहिया का नाम लेते हैं और परिवारवाद की इस तरह से बात। रवि जी, ये मैंने लखनऊ में एक शेर पढ़ा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए आप शेर पढ़िए। हाँ जी, आप शेर पढ़ दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ। जी बोलिए। नहीं, शेर मैंने इसलिए पढ़ा था कि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि चरागाह हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो कहा था डॉक्टर लोहिया की आवाज हर एक घर के लिए, और लोहिया की आवाज सिमट गई एक परिवार के सियासी सफर के लिए। अच्छा, चलिए आपके वो बदलाव जो आया है, लाइव ऑडियंस के बीच में आप हैं, आपके शेर पर ताली बजी। मैं रिएक्शन लूंगा, मैं मणिशंकर जी उनका रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप जल्दी निकल जाएंगे इस डिबेट से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ रवि जी, देखिए बिहार से आपने क्या सीख ली? एक मिनट सुनिए जी। लेकिन पहली बात, मैं बहस के लिए नहीं आया हूँ। मैंने कब कहा? 1 to 1 बुलाया है, 1 to 1 पूछेंगे तो आप मैंने कब कहा कि मैं आपसे बहस कराऊंगा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब मैं मणि जी से ले लूंगा, वो है हमारे साथ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहस करा रहा हूँ। मैं क्लियर कर दूं, आप वैसे भी वकील आदमी है, तो आपके साथ शब्द भी सोच के बोलने पड़ते हैं। रवि जी, बिहार में बहुत बड़ी हार हुई। बिहार में भी एक महागठबंधन बना, पार्टी हारती है, भारतीय जनता पार्टी। क्या सबसे बड़ी सीख लिया आपने, जो उत्तर प्रदेश में आप लोग कामयाब हो गए और बिहार में उस गलती की जो भी गलती थी वो यूपी में नहीं होने पाई? क्या थी एक सीख सबसे बड़ी? देखिए, हर प्रदेश की एक अपनी अपनी डायनेमिक्स होती है। हमसे कुछ कमी रही होगी,
हमें लगभग 1 करोड़ वोट मिला था और लालू और नीतीश जी के गठबंधन को 1 करोड़ 25-30 लाख वोट मिला था। लेकिन हम हार गए, इसको हम अस्वीकार नहीं करते। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात हुई कि बाकी तो हमने चिंता की, मंडल के कार्यकर्ताओं की चिंता की, बूथ की चिंता की, लेकिन आम गरीब आदमी को हम ये मैसेज दे पाए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है। और वहां के चुनाव को लगभग 1 साल हो गया, बिहार के चुनाव को। बिल्कुल। आज जो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, हमारे डिजिटल इंडिया में जो हम गरीबों के कॉमन सर्विस सेंटर को 54,000 यूपी में चला रहे हैं, जो डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, मैंने स्वयं उसको देखा कई गांव में जाकर करके। ये सब अपने आप में जनता को दिखने लगा कि एक तरफ अपराध है, भ्रष्टाचार है और मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। बीते 1 साल में रवि जी दो और बड़े काम हुए जो बिहार के पहले नहीं हुए थे। मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि आप शायद नहीं कर रहे हैं या भूल गए आप। एक नोटबंदी का और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक का। ये 2 बड़े फैसले किए आपकी सरकार ने। आपको लगता है कि ये मैंडेट उस पर भी है? मेरे साथ रामकृपाल जी हैं यहाँ पर स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। वो सुबह से बोल रहे हैं कि ये नोटबंदी पर जनमत संग्रह है, आम जनता की राय सामने आई है। रवि जी देखिए, पहले आप एक बात समझिए, नोटबंदी पर हमने हिम्मत से काम किया था अपराध, काले कारनामे को रोकने के लिए। लेकिन उसको चंडीगढ़ के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, मुंबई के चुनाव में, उड़ीसा के चुनाव में हर जगह कांग्रेस पार्टी नोटबंदी कर रही थी। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी पर फैसला हो ही जाए, देखते हैं क्या होता है। और देश की जनता ने ठोक करके उसको समर्थन किया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात मैं इसलिए नहीं कहा कि फिर अवस्थी जी कहेंगे कि रवि जी आज भी आतंकवाद पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश जानता है कि मोदी जी हिम्मत के नेता हैं और करते हैं काम। लेकिन नोटबंदी पर गरीब आदमी को लगा नरेंद्र मोदी जी हमारी बात करता है, वो हमारे लिए काम करता है। और देखिए, इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा जी सिर्फ गरीबों की बात करती थी, काम क्या हुआ आप भी जानते हैं। आज देश की राजनीति में मोदी जी का भावनात्मक लगाव गरीबों के साथ हुआ है और गरीबों में विश्वास पैदा हुआ है कि ये व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ, वो हमारे लिए काम करता है। यानी आप ये कह रहे हैं बहुत बड़ी बात इंदिरा जी के बाद नरेंद्र मोदी गरीबों से जुड़ने वाले पहले शख्स हुए। आप बीजेपी के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को भूल जा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभर कर आए उत्तर प्रदेश की 325 की जीत के बाद? रवि जी देखिए एक बात समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को कौन भूल सकता है? लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को कौन भूल सकता है? आप मुझे ये बताइए, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, हम लोग बच्चे थे, मैं बाल श्रम सेवक था, उन्होंने हम लोग को हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, उसमें हमें कोई अस्वीकार नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मोदी जी की अगुवाई में बीजेपी को पहली बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत मिला था और आज 3/4 से अधिक बहुमत मिला है उत्तर प्रदेश में, 3/4 से बहुमत अधिक मिला है उत्तराखंड में, मणिपुर में जहां पर हमारा कोई म्युनिसिपैलिटी का मेंबर भी नहीं था, वहां हम कांग्रेस से 2-3 सीट नीचे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। आज भाजपा देश के लगभग 1 दर्जन से अधिक राज्यों में राज करती है और आज लाके 2-3 और राज करने लगेंगे। तो ये भारत, और ये सब कब कर रहे हैं? मोदी जी की कितनी आलोचना हुई, कांग्रेस के लोगों ने, बाकी लोगों ने, देश दुनिया में उनके खिलाफ क्या क्या अभियान नहीं चलाया, लेकिन वो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता क्या और देश ने उसको आशीर्वाद दिया और उसके साथ खड़ा हुआ। रवि जी आज भी हिंदुस्तान की राजनीति में रवि जी आज भी जब बीजेपी की जीत हुई है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, आप पूर्वोत्तर में दिखाई दे रहे हैं, मणिपुर जैसे राज्य में पार्टी अच्छा कर रही है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी वो 24 घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे, कांग्रेस के नेता सुबह से, मणिशंकर जी यहां पर हैं, मैं गलत बोलूंगा तो मुझे करेक्ट भी कर लेंगे, लगातार सुबह से बोल रहे हैं कि ये नोटबंदी पर फैसला नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बारे में जो बातें कही गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कोई बड़ा धनी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, भ्रष्टाचार रुका नहीं, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। क्या जवाब है आपका? देखिए, कांग्रेस का जवाब देने के मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं। अगर उनको अभी भी लगता है कि वो चुनाव अभियान में है तो रहने दीजिए। मुझे आपके इस सवाल के जवाब में एक ही बात कहना है कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में 7 सीट मिली है, जहां गोविंद वल्लभ पंत
जहां से इंदिरा गांधी, जहां से नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस महान कांग्रेस पार्टी को यूपी में 7 सीट मिली है। कुछ समझते हैं इसका मतलब? हो जनता ने कैसा रिजेक्ट किया उनको। और राहुल गांधी ने अपने हर भाषण में नोटबंदी नोटबंदी चिल्लाया। कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए। बिल्कुल कहा था, और उसका नतीजा ये कि पंजाब में कांग्रेस को 80 सीटें आ रही हैं। 2 लड़कों को यूपी का 7 पसंद है। रवि जी, पंजाब में कांग्रेस 80 सीटों के आसपास पहुंच गई है, 77 सीटों पर। अब ये कांग्रेस, आपके तमाम फॉर्मूले जो यूपी में हिट हुए, अच्छी बात वो है, तमाम फॉर्मूले पंजाब में फ्लॉप हुए। अब ठीक है, पंजाब हम हारे हैं, 10 साल से वहां हम सत्ता में थे, हमसे कमजोरियां रही हैं। लेकिन आज जब मैं पंजाब की बात करता हूं तो एक बात बता दूं कि हम अपने साथियों के सुख दुख में दोनों साथ खड़े होते हैं। प्रकाश सिंह बादल हमारे साथ 40 साल से हैं, ईमानदारी से हैं। आज हम हारे हैं, ठीक है, हम अवसरवादी गठबंधन नहीं करते हैं। सुमित अवस्थी, जान लीजिए आप कि 2 महीना यूपी में, हमने जम्मू कश्मीर में देखा साल यूपी बेहाल, और खटिया की यात्रा निकलती है। जम्मू कश्मीर के गठबंधन को विपक्ष ने अवसरवादी कहा। रवि जी, आपके क्रिटिक्स जो है वो जम्मू कश्मीर के गठबंधन को अवसरवादी आज भी बोलते हैं। जम्मू का विषय आज आप देखिए, 1 मिनट मिस्टर अवस्थी, आपने सवाल उठाया तो उत्तर सुनिए। हमने कभी उसको इनकार नहीं किया, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा कि पहाड़ में हम जीते हैं, जमीन पर भाजपा जीती है, तो क्या कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला के हारे हुए गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए? हमने कहा ठीक है, हम विकास के लिए साथ काम करने को तैयार हैं, और आज हम काम कर रहे हैं। तो उससे परेशानी क्या है? राजनीति में जब वहां पर सरकार तो देनी है ना। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश एक संवेदनशील प्रदेश है, तो हम पहाड़ों में हार गए, जमीन पर जीते बीजेपी, और वहां जीती मुफ्ती साहब की पार्टी। आज महबूबा जी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, मैं जानता हूं कितना बढ़िया वो काम कर रही है। रवि जी, आखिरी मुद्दा इसके पहले कि आपका वक्त, आज कश्मीर को छोड़िए, आज आप यूपी पर, आज आप यूपी पर रहिए ना। यूपी पे आता हूं, चलिए यूपी पे आता हूं, गियर चेंज करता हूं, वापस लौटता हूं, रिवर्स गियर लगा के यूपी की तरफ। सवाल करिए। मुख्यमंत्री चेहरा सबसे बड़ा, चर्चा अमित शाह जी के नाम की भी चल रही है शहर में। आज आप सुमित अवस्थी जी, आप हर गियर लाने को तैयार हैं। मैं गियर से भागता नहीं, आप जानते हैं, पहली बात जान लीजिए आप। देखिए, अब अमित शाह की चर्चा चल रही है, अब आप अपने चैनल में किसका किसका, मुझे गनीमत है आपने हमारा नाम नहीं कह दिया, ठीक है, आपने अपना नाम नहीं कह दिया। अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार कहा कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, मिलकर विचार करेगा, हम करेंगे। यूपी की भावनाओं, यूपी की जनता के आशीर्वाद के अनुरूप हम एक बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री देंगे। हमारे पास मुख्यमंत्रियों के अच्छे उम्मीदवारों की चुने हुए 325 विधायकों में से ही होगा, स्वीकार करेगी, जनता भी स्वीकार करेगी, और हमारा काम बोलेगा। चुने हुए 325 में से ही होगा, या दिल्ली के 73 में से भी हो सकता है? पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा ना। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला सुमित अवस्थी के साथ IBN 7 पर नहीं होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक गरिमा होती है। ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, हर चीज में RTI लगती है आजकल। तो हम तो ये पूछ ही सकते हैं, आप तो पारदर्शिता के सबसे बड़े पुरोधा हैं, आप तो लॉ मिनिस्टर है सर। मेरा काम तो पूछना है, हम तो पूछते हैं, आप मत बताइए। तो मैंने आप ऐसा है, आप पूछने का आपका अधिकार है, लेकिन आपके पूछने का जवाब देने का हमारा अधिकार है। बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर। अधिकार, जनता इस बात को समझेगी कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड गरिमा के अनुसार काम करता है। चलिए, शुक्रिया रवि जी, और बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आगे बढ़ूं, ब्रेक पे जाऊं, उसके पहले मणि जी आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपने देखा बीजेपी नेता का रिएक्शन आपके बातों पर। आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात बीजेपी बोल रही थी, क्या ये उस तरफ एक और कदम आगे बढ़ा लिया है पार्टी ने? पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए हम कहीं गायब नहीं हुए हैं और गायब होने वाले नहीं हैं। मैं मानता हूं कि आज के दिन उत्तर प्रदेश में भारी हार हुई है, और मैं ये भी मानता हूं कि कल बिहार में हम बहुत बड़े पैमाने पर जीते। तो इसलिए जिस देश में गंगा बहती है, कुछ जगह वो मोदी के साथ रहती है और कुछ जगह हमारे साथ रहती है, और शायद यही इस और हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके आने के पहले कह रहा था कि मुझको लगता है कि आज की परिस्थिति में आवश्यक है कि जो गैर भाजपा की शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां,
उनको एकत्रित होना चाहिए या एकत्रित होने की का प्रयास करना चाहिए मैं- और फिर जाकर देखेंगे। मैं अभी डिबेट में हमारे साथ कुछ गैर भाजपा की शक्तियां जुड़ेंगी। राजीव राय मेरे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आपके पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक जहां ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं? हमारी बहस जारी। और आप सबका ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। एक बार बता दें, हम बात कर रहे हैं मोदी से बड़ा कोई नहीं। क्या नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभरे हैं? क्योंकि यूपी में जो रिजल्ट सामने आया भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ऐतिहासिक है। 325 सीटें 403 में से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक अनाउंस नहीं किया था। उस हद तक पार्टी का कैंपेन स्केप्टिकल था शुरुआत में, उसको यूपी की जनता ने सर आंखों पर बिठाया है। सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी, लगे हुए राज्य में भी बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। इसी पर हम देखते हैं आज की ये बड़ी कहानी और फिर उसके बाद सीधे पैनल डिस्कशन। यहां जनता भी है और बड़े बड़े नेता भी हैं। हर हर महादेव। शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक की। दो बाजीगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। जनता सीधे मोदी के साथ में जुड़ गई। लोग नोटबंदी के खिलाफ में बोलते रहे, तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में पूरा का पूरा विश्वास किया। आजादी के बाद के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के सामने उभरे हैं और इसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं है। इस जोड़ी ने दिखाया रंग तो बीजेपी ने 13 मार्च की होली 11 मार्च से मनानी शुरू कर दी। और रंग जो भी हो, चढ़ा केवल केसरिया। ये क्रांति है, इसे कृपा करके चुनाव के नतीजों के रूप में मत देखिए। 2.5 साल से मोदी जी केंद्र में सत्ता में है और 403 सीट में 303 सीट। पता नहीं, शायद 1952 के चुनाव में इस तरह का रिजल्ट आया होगा। 5 राज्यों में कुल 690 सीटों पर हुए मतदान में यूपी में 403 में से 324, जो बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पंजाब में 117 में से 18 गठबंधन को, गोवा में 40 में से 14, मणिपुर में 60 में से 21, जहां इससे पहले तक बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, और उत्तराखंड में 70 में से 57। इन धमाकों के साथ ही बीजेपी 2 जगह अकेले दम सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो 2 जगहों पर सरकार बनाने की होड़ में केवल पंजाब में 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का उसे अनुमान के मुताबिक नुकसान हुआ। लेकिन इस हार का कोई जिक्र नहीं। चर्चा है तो यूपी की ऐतिहासिक जीत की। कैसे मिली पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को ये जीत? एक तरफ मुस्लिम यादव समीकरण का शोर, तो दूसरी तरफ दलित मुस्लिम समीकरण का हल्ला। रणनीति में माहिर अमित शाह ने इसका तोड़ निकाला। सवर्ण, गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित के जरिए करीब 50% वोट पर कब्जे की रणनीति बनाई। हर जिले में ब्राह्मण, ठाकुर, बैकवर्ड को टिकट देकर जाति के आधार पर गोलबंदी के अंदेशे को खत्म किया। छठे और 7वें फेज के लिए कड़ी मोर्चाबंदी कर हार की आशंका को न केवल खत्म किया, बल्कि जीत का फासला बढ़ाया। एसपी बीएसपी से छिटकी जातियों को लुभाने के लिए गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट में सेंधमारी की नीति बनाई। एक चेहरे वाले अखिलेश और मायावती के मुकाबले 15 नेताओं को प्रचार में झोंक दिया, ताकि सबकी पार्टी होने का संदेश जाए। रणनीति के तहत मुसलमान को टिकट देने की जगह जीतने वाले उम्मीदवारों पर दांव लगाया। नतीजा सामने है। मुसलमान मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी। एसपी बीएसपी में वोट बटे और देवबंद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी का परचम लहराया।
2014 में बीजेपी ने मोदी लहर पर जीत की सवारी की। यूपी चुनाव विरोधियों के लिए मोदी सुनामी साबित हुआ। 2014 में बीजेपी ने मोदी लहर पर जीत की सवारी की। यूपी चुनाव विरोधियों के लिए मोदी सुनामी साबित हुआ, यानी मौजूदा सियासी दौर में सबसे बड़े नरेंद्र मोदी साबित हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस सियासी लहर में सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभरे हैं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा भी हमारे साथ हैं। मैं इस वक्त जहां हूं, राघव और शाहनवाज, आपको बता दूं, बाकी पैनल तो यहां मौजूद है। हम ऑडियंस के बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं जो आपकी बातों पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। जनता सीधे आपको देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। मेरा पहला सवाल मणि जी, मैं आपसे शुरू करूंगा फिर से। क्या आपको लगता है ये नोटबंदी पर मैंडेट क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं, रविशंकर जी को सुना कि ये नोटबंदी पर मैंडेट है, जनता ने उनको स्वीकारा है। मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक तौर पर लगता है कि मोदी जी ने जो कहा उसको जनता ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मान लिया कि हम गरीबों के हक में हम ये कर रहे हैं और कि अमीरों को हमने शिकार बनाया है। लेकिन हकीकत आप देखिए, जो कि आज पता नहीं किस तरह से इन्होंने एक पर्दा लगा रखा है कि गरीब को कोई फायदा नहीं पहुंचा। और जहां तक कि अमीर है, कोई भी अमीर, उद्योगपति हो, राजनीतिक हो, वो न जेल में गया है, न पकड़ा गया है, एक काला नोट नहीं निकला। तो इसलिए पर तब भी वोट दिया। अब हो गया 325। ये मैं तो शुरू से कह रहा हूं आप शॉक्ड है? राजनीतिक तौर पर उनका जो संदेश है उसका एक भावनात्मक संबंध जनता से हो गया था, जो कि ये शब्द हैं रविशंकर जी के। अब मेरा ये कहना है कि हाँ, भावनात्मक है, और जबकि हकीकत नजर में आती है तब शायद वो हमारी बात सुनने को तैयार होंगे जी। क्योंकि जब उन्होंने जो कहा था कि विदेश से वो 15 लाख रुपए लाएंगे और वो नहीं हुआ, तब लोग हंसने लगे। अब उन्होंने कहा कि यहाँ के जो काला धन है उसको वो पकड़ेंगे और कोई नहीं पकड़ा गया है, तो मेरे ख्याल में थोड़ी दिन में लोग हंसने लगेंगे। और हम क्योंकि मैदान में हैं, शाहनवाज जी 2019 में भी हम यहाँ होंगे, भावनात्मक कनेक्शन बना, इसका वोट मिला है, क्या असर हुआ है। ये पॉजिटिव वोट नहीं है, भावनात्मक कनेक्शन का वोट है। शाहनवाज जी, रिस्पॉन्ड। भावनात्मक कनेक्शन जोड़ना भी आसान काम नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। भावना से अपने आप से जोड़ना, बड़ी बड़ी बातें की गई हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, पूरी पार्टी के खिलाफ बहुत भावनाएं भड़काई गई। तो आप भावना भड़का नहीं पाए और हमने जोड़ लिया, उस पर भी आपको इतराज है। भारतीय जनता पार्टी आज जीती है, मुझे इस तरह की बहस की अपेक्षा आज नहीं है। लोकतंत्र में जनता पर यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मैं बिहार के जनता पर विश्वास रखता हूँ। आप पंजाब में भी रख सकते हैं, ये बिहार के हैं, पवित्र है। मैं बिहार के जनता पर विश्वास रखता हूँ। ये कहना कि एक जीत हो गई है और इसलिए हर जगह वो जीत गए हैं, बिहार में आज भी बिहार में चुनाव हो जाए फिर से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, कितना भी गठबंधन कर ले आप। हम जैसा कि शाहनवाज को हराए बिहार में, कांग्रेस उसी तरीके को अपनाकर मुझे बात मोदी को हराएंगे देश भर। शाहनवाज जी बोल रहे, मैं आता हूँ आपके पास। शाहनवाज जी, क्या यहाँ पर क्योंकि तीन पार्टियां लड़ रही थी इसका फायदा मिला आपको? क्योंकि मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम वोट बटा, जो महागठबंधन जैसी परिस्थिति नहीं बनी, इसका फायदा बीजेपी ने उठाया शाहनवाज से, और मोदी जी को इतना बड़ा कद मिल गया। आपने कहा कि हम लोगों ने बांटने का काम किया, और देखिए फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, जिसके बारे में अफवाहें उड़ाई गई, अमित शाह जी ने कहा कि हम जितनी सीट जीतेंगे उससे ज्यादा सीट जीते, वो हर फेज में जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव नोट पे गई चुनाव में। हम गए भ्रष्टाचार और अपराध के गठबंधन के खिलाफ, हम गए चुनाव के अंदर लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि अगर केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है। इतना बड़े बहुमत के बाद आप कहेंगे कि भावना से वो वोट हो गया? कम से कम लोकतंत्र में जनता के मत का सम्मान करना चाहिए। जनता के मत का सम्मान आस्था है,
जिन लोगों मणिशंकर को जी, आप जनता के मत का सम्मान नहीं कर रहे हैं, कम से कम आज तो करिए। मैं तो जबकि कहता हूं कि नतीजे को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो इससे बड़ा कौन सा स्वीकृति हम दे सकते हैं आप लोग जनता के आधार मणि जी की को? बातों से मेरा संतुष्ट ये हैं? कहना है सर देखिए, मैं ये जनता की राय है। हम लोग आपकी जवाब पे संतुष्ट नहीं है जनता। नहीं, ठीक है, मतलब ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। और मैं मानता हूं कि आज के दिन यदि यही प्रोग्राम पंजाब में करते तो लोग हाँ मेरे साथ देते। हकीकत ये ये है प्रोग्राम तो ना पंजाब में हो हम रहा है, हार चुके हैं, ना लखनऊ में हो रहा है। हम हार चुके हैं उत्तर प्रदेश। जिम्मेदार कौन है इस हार के लिए? और एक मुद्दा, क्या राहुल गांधी एसेट हो गए बीजेपी के लिए कि जब तक राहुल गांधी नेता रहेंगे तब तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता? बताइए कि 1990 के पश्चात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कब जीत हुई है? हम तो 25 साल से उत्तर प्रदेश में अपना जो स्थान था, पर इस बार तो सिंगल डिजिट वो हार कर आए हैं। ये कल की बात नहीं है और राहुल की बात नहीं है। मेरा ये कहना है जी। मैं शाहनवाज जी से पूछना चाह रहा था, पता नहीं कुछ प्रोग्राम है में लाइव है। पे। मैं बस इनसे पूछना चाहता हूं कि एक और मुद्दा लगाया गया था इसमें कि शाहनवाज जी के धर्म के लोग 44 करोड़ में से नहीं मिले भाजपा को उनको उम्मीदवार बनाने का। ये ठीक बात है क्या? 40 मिलियन, 4 करोड़, शाहनवाज जी जवाब दीजिए। 25% आबादी, क्यों किसी मुसलमान को 25 से टिकट नहीं दिया? 30% आबादी। पर ये तो और उनको इस एक बात को तो मुसलमान जनता ने नहीं स्वीकार मिला। कर लिया ना। देखिए, जनता चाहती रिजेक्ट कर देती नया है रुख, बीजेपी जी को ये जो मालूम होना नया चाहिए, रुख लिया जा रहा है आज तक कि इसको एक हिंदुस्तान के हिंदू इंडिया मुसलमानों की हालत बनाएं, इतनी ये खराब इसके क्यों है? खिलाफ मैं सच्चर लड़ूंगा कमेटी की और लड़ते रिपोर्ट आई, रहूंगा। उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, क्योंकि आपने उसके कुछ नेताओं को टिकट दे दिया, उस मुस्लिम समाज की चिंता नहीं की। हम कहते हैं हम नेताओं को टिकट नहीं दिया, देना उस वक्त हमने आपको कोशिश एक की, नहीं नहीं दे मिला। पाए, लेकिन आपको हम उस एक समाज नहीं को मिला। बराबरी से ट्रीट करेंगे। जी। हम सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और मैं आपको यह भी कह दूं कि अगर उज्ज्वला स्कीम चली तो सबको फ्री का गैस सिलेंडर मिला, तो वो उसमें मुस्लिम औरतें भी थी, उनको भी मिला। शाहनवाज हमने जी, सबकी चिंता की। शाहनवाज आप जी, लोग आपके सिर्फ इस बात पर बहुत मुसलमानों से को उंगलियां उठी चुनाव, हैं। राजनीति, सब सवाल करना चाह रहे हैं MLA, आपसे। MP से देख रहे हैं। शाहनवाज हम से मुसलमानों को, अंसार रजा, उनको अंसार रजा राष्ट्र बोलना के चाह रहे हैं। हिंदू के बहुजन समाज बराबर का पार्टी के सम्मान राजीव देने राय। की बात कर रहे हैं। अंसार आप रजा, उनको शाहनवाज सिर्फ हुसैन। अपीसमेंट की बात करते हैं। शाहनवाज हुसैन सुनिए ना, अंसार रजा आपसे पूछ रहे हैं, बीएसपी के। बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट दिया हो ना दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात, उनकी पार्टी की स्ट्रेटेजी अपना, उनका तरीका है, नहीं किया नहीं किया। हम लोगों को, मुसलमानों को, जो भी पार्टी है, सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं हम 65 साल में। हमारे यहां मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि हिंदुस्तान की सारी मशीनरी पर पहला हक मुसलमानों का। ये अलग बात है कि सच्चर कमेटी इन्हीं के जमाने में आई और 40,000 खानदान ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का शाहनवाज हुसैन नसीब ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने नहीं सुनी, ठीक है ना, सच्चर कमेटी की। ठीक है ना, सच्चर कमेटी इन्हीं के जमाने में आई, इन्हीं ने बनाई। और हम मुसलमानों को नंगा करके रख दिया 65 साल में कि 40,000 खानदान ऐसे कि तुम्हें तो किसने आपका इस्तेमाल किया? मैं वही सारी एक पार्टियों तो ने। पहली बात ये साफ कर लीजिए कि आप हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को नुमाइंदे आप नहीं है। लेकिन आप मुसलमानों जिनको का ज्यादा नहीं, वोट नहीं, दिया, नहीं, आप अपने हो सकते हैं, अपनी पार्टी का हो सकते आज हैं। बात आ रही है, आज बात आ रही है कि साहब मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हम कांग्रेस के पप्पू को उस वक्त बहादुर समझते जब मुसलमान कैंडिडेट। तमीज से बात करिए, पहले तो तमीज से बात करिए। क्यों नहीं? नहीं, किसी नेता के लिए ऐसे नहीं बोलिए आप। क्यों साहब? जब ये व्हाट्सएप के जोक नहीं चल रहे, तब नहीं कहा गया। ये व्हाट्सएप के जोक नहीं चल रहे, ये सोशल मीडिया का नहीं है, ये लाइव डिबेट है, ये लाइव डिबेट है। वो एक सांसद है चुने हुए, आप किसी नेता के बारे में अपनी टिप्पणी वापस लीजिए, अपनी टिप्पणी वापस लीजिए, अपने शब्द वापस लीजिए। क्यों? गलत शब्द किया आपने, गलत शब्द वापस नहीं लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगा। आप किसी नेता के लिए नहीं बोल सकते। हमें इस्तेमाल किया गया है, आप सारी पार्टियों ने इस्तेमाल किया, सबने इस्तेमाल किया हमको। आप पहले उस टिप्पणी को वापस लीजिए जहां आपने राहुल गांधी के बिल्कुल नहीं लेंगे हम वापस। हम क्यों वापस लें? आप कैसी बात कर रहे हैं? करते हैं वो शब्द नहीं वापस लेते। करके कोई गुनाह नहीं कर दिया। क्या कहा कांग्रेस लोगों ने? नहीं, कहाँ शब्द वापस लिया कभी? नहीं करता हूँ, ये इनकी राय है कांग्रेस और ये बिल्कुल नामुनासिब है, ये बिल्कुल नामुनासिब है। अभी कोई आपकी नेता को अपशब्द कहे, आप स्वीकार कर लेंगे? कोई ऊटपटांग बोल के स्वीकार कर लेंगे? मैं उसको भी अलाउ नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। उनका नाम राहुल गांधी है, उनका नाम राहुल गांधी है। सॉरी, अरे प्राइम मिनिस्टर का क्या माननीय नरेंद्र मोदी नाम नहीं है क्या?
तो नरेंद्र मोदी बोलिए ना, उनका नाम नरेंद्र मोदी नहीं है नरेंद्र मोदी बोलिए, राहुल गांधी बोलिए, मायावती बोलिए, मुलायम सिंह बोलिए, ये क्या तरीका हुआ किसी को कुछ भी कहेंगे? आप ये बताइए इस्तेमाल हुए हम क्या नहीं हुए? ये तो आप तय करिए ना, टिकट को ये तो आप तय करिए ना। मायावती जी ने 100 लोगों को टिकट दिया, क्या हुआ? किसने? क्या हुआ? मायावती जी ने 100 लोगों को टिकट दिया, क्या हो गया? ये सिर्फ बांटा गया है हमको कि किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 80 मायावती दे जी दिया। ने बांटा, मायावती जी ने मैं बांटा, सबकी बात कर रहा हूँ। मायावती जी ने बांटा, सबने इस्तेमाल किया है। 100 टिकट दे करके हमको फिर पीछे रख दिया। मायावती जी ने बांट दिया, दे दिया, पीछे रख दिया। सबने बांट दिया। आप बीएसपी छोड़ रहे हैं, बीएसपी से मोह भंग हो गया। देखिए हमने ना मोह भंग हुआ है, हमने फिर भी हम कह रहे हैं, फिर क्लियर कर दें, हमने सपोर्ट किया है, सदस्यता नहीं ली। हाँ, और हम आज भी उनके साथ खड़े हैं, और ऐसी मुसीबत में जो खड़ा रहेगा वही सच्चा वफादार कह रहा। हम आज भी अभी उनके आप साथ कह रहे हैं खड़े कि हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया आपका। देखो सुमित जी, अभी आपने कहा इस्तेमाल किया। हम सच्चाई हमेशा डंके की चोट पे बोलते रहे हैं, और आज भी बोलेंगे हम। राजीव राय, ये बात इल्जाम आपके सर पर भी आता है आज कि अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल किया गया। आपकी पार्टी मुसलमानों की बहुत बड़ी पुरोधा बनती है। जो बात शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, इस गठबंधन के बावजूद भी तमाम मुस्लिम, ये बहुत क्लियर है आज के मैंडेट के बाद, उन इलाकों में बीजेपी ने अच्छा किया। देवबंद जैसी जगह पर बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी जो लगाती है वो सही साबित हुए? देखिए, सबसे पहले मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपनी हार को स्वीकार करता हूं। जनता जनार्दन का जो फैसला है वो सराखों पर, और मुझे तनिक भी अहंकार नहीं है। जैसे रविशंकर जी आपको भी हड़का रहे थे, मैं उस लायक भी नहीं हूं कि मैं हड़का सकूं। जब सत्ता में था तब भी, और जब सत्ता से बाहर हूं तब भी। हार के हमारे अपने एनालिसिस है, और हार के जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं 3 कारण रहे हैं जी। पहला कारण रहा है, मैं बड़ी बेबाकी से नौजवान हैं यहाँ इनके सामने कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी में जो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम जस्ट चुनाव से पहले हुए, हमको 16 तारीख तक सिंबल नहीं मिला था, तो उसको मैं सच्चाई से स्वीकार करने में कोई मुझे वो नहीं है, गुरेज नहीं है। दूसरा, हिंदुस्तान ने पहला ऐसा उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा जहां एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री और 40 मंत्रियों के साथ अकेले लड़ रहा था। हमारे यहाँ समस्या ये थी कि मुख्यमंत्री जी एक जगह जाते थे, 5-6 सभा करते थे, लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री जी 6 जगह और 40 मंत्री तो आप कैबिनेट को लगा देते? नहीं, आपने किसने मना किया था? आपके पास भी पूरी की पूरी कैबिनेट थी। सच्चाई को आप सरकास्टिक मत है, सच्चाई हमारे पास। आप ये जो कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट हमें केंद्र में सत्ता दे दीजिए, कर देंगे। नहीं, केंद्र में सत्ता जो आपकी यहाँ कैबिनेट नहीं है ना, लखनऊ यूपी सबसे बड़ा राज्य। मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करूंगा, हमारी संख्या नहीं थी। नहीं, पर आप ये कैसे हार स्वीकार कर रहे हैं? ये हार कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव दिन में 7 रैली कर रहे थे या पूरी कैबिनेट कर रही थी? तो आप भी लगा देते ना। आप अपनी पार्टी को इंटैक्ट नहीं रख पाए, आप माननीय मुलायम सिंह जी का इस्तेमाल नहीं कर पाए। मुलायम सिंह जी को कैंपेन क्यों नहीं कराया आपने? किसने मना किया था? देखिए, नेताजी को कैंपेन करना ना करना जहां उनका मर्जी था उन्होंने किया। मैंने पहली बात ओपनिंग रिमार्क, मैं अपनी रिमार्क में, ओपनिंग रिमार्क में आप अप्रिशिएट करिए। अगर कोई बेबाकी से बात बोलता है तो उसको अप्रिशिएट करें। मैंने सबसे पहले किन्हीं और बातों पर आने से पहले मैं पार्टी की इंटरनल बात को मान लिया। बिल्कुल, जब मान लिया तो वो बात वहीं खत्म हो गई। उसके आगे जब आपने कुछ कारण बताए हमारे हार के, तो हमने, हमारा अधिकार है ना कि हम अपने हार के कारण के एनालिसिस करें। तो हमने ये 2 कारण गिनाए। तीसरा कारण ये है, हो सकता है आज इस बात को आप स्वीकार न करें, लेकिन अंततः इस बात को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं स्वीकार करें, क्योंकि मेरी ही बातों को कमोबेश आपने अपने उसमें वीडियो में दिखाया। ये बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से जो पार्टी हमारे ऊपर जातिवाद का, धर्मवाद का, तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, बड़ी इंटेलिजेंस से, मैं इसको कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने बोला ही था हमारा मिशन विनेबिलिटी है। विनेबिलिटी के लिए चाहे जिस उम्मीदवार को जनगण मन पता नहीं है, देश में कितने प्रदेश हैं नहीं पता है, चुनाव कहाँ हो रहे हैं नहीं पता है, उसको भी उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि कास्ट ए प्लस कास्ट बी प्लस कास्ट सी इतने वोट बनते हैं। ये इनका एक कारण रहा जहां हम फेल हो गए, हम नहीं वो कर पाए। और शहनवाज जी जवाब देना चाह रहे हैं उस हार को मैं स्वीकार करता हूँ। नहीं, एक बात जी शहनवाज जी, नहीं एक बात, 30 सेकंड। रविशंकर जी बहुत कटाक्ष कर रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि सत्ता आती है तो नतमस्तक होते हैं। अहंकार इतना नहीं होना चाहिए कि आप ये भूल जाए कि 3 सांसदों से आप यहाँ आए हैं। अगर आप 3 सांसद से देश की सत्ता पर आ सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश से भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। वक्त देर है, जब सच्चाई बाहर आएगा। ठीक है, शहनवाज जी जवाब दीजिए। इस बात ने कोई भी अहंकार की बात नहीं की। सुमित जी, आपका उनका पुराना संबंध है, आपकी उनकी बीच की बात है, उसमें सपा को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुमित अवस्थी अच्छे, आपके अहंकार से देश परेशान हो रहा है। ये चाहे तो खुद को डिफेंड कर सकते हैं। अब रविशंकर जी से सख्त सवाल पत्रकार के नाते इन्होंने भी पूछे, उन्होंने भी अपने जवाब दिए।
सवाल का इनका अधिकार है, जवाब का नहीं, उस उनका बात का अधिकार जवाब है। दीजिए रवि शाहनवाज भाई, उस बात का जवाब दीजिए जो राजीव जी ने कहा कि आप लोगों ने जो कास्ट ए, कास्ट बी, कास्ट सी का जो फॉर्मूला निकाला और उसको उसके जरिए आप इस अर्थमेटिक में सफल हो गए। आज हमने अर्थमेटिक की तो आपको रोका था अर्थमेटिक करने के लिए। अरे हम चुनाव के तो फिर बड़ी बड़ी बातें मत करिए ना कि आप दूसरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, आप वही काम करते हैं। सारे फिर मतलब आपको लगता है 325 सीटों में जातिवाद बचे हैं? इसको चुनाव ये तो सुनामी है सर, यहाँ तो मुसलमानों ने भी वोट दिया है, यादवों ने भी दिया होगा। मैं पहले बोला आपने यादव बहन में कितनी बड़ी स्थिति रही? आप मेरी बातों को आज नहीं मानेंगे और मैं ज्यादा बहस करूंगा तो आप बोलेंगे कि हार गया आप गायत्री प्रजापति को टिकट देंगे, आप शिवपाल सिंह यादव को टिकट देंगे, आप जिन पर हजारों मुकदमे उनको टिकट देंगे और अरे नहीं, केशव प्रसाद मौर्य तो दूध के धुले हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो दूध के धुले, उन पर 302 का मुकदमा नहीं है, दंगा का मुकदमा नहीं है, भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप जीत गए हैं तो आप सब कुछ सही है, हार गया तो सारे। केशव प्रसाद मौर्य आपके प्रदेश अध्यक्ष है ना, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, उनके मुकदमे की लिस्ट मेरे पॉकेट में कहीं तो पढ़ के सुना दो, सपा की सरकार में तो आप थाना 302 का मुकदमा है, लूट का मुकदमा है, भ्रष्टाचार का मुकदमा है, दंगा फैलाने का मुकदमा है, हत्या का मुकदमा है। मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, अगर गलत होगा तो राजनीति छोड़ कर चला जाऊंगा। फिर भी आप कह रहे हैं शाहनवाज जी, सरकार हम चला रहे जी। शाहनवाज जी 1 मिनट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं, राघव चड्ढा भी हैं और एक सवाल आपसे बद्री जी पूछना चाह रहे हैं। राघव मैं आता हूँ, बद्री जी शाहनवाज भाई आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ शाहनवाज जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मायावती ने 100 टिकट दिया मुस्लिम को, इसका मतलब ये नहीं कि मायावती उनकी बड़ी रहनुमा हो गई, लेकिन इतना तो तय है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब होता है डेमोक्रेसी में। अगर मुस्लिम्स को अगर आप टिकट दे देते 2 या 4 या 6 या 8, जो भी उनका जो दाय है, जो उनका राइट है, तो क्या बुरा हो जाता? आपने कहा कोशिश किया लेकिन दे नहीं पाए। क्या कोशिश किया और नहीं दे पाए? कोशिश करने पर देना ही रह जाता है ना भाई। बताइए शाहनवाज भाई। देखिए अगर हम 2 देते तो आप कहते 2 क्यों दिया? मायावती ने 100 दिया, आपने 100 नहीं दिया। सुन लीजिए मतलब कहीं भी ये डिबेट खत्म होने वाली नहीं है साहब। बिल्कुल आप कहते हैं कि आप बड़ी पार्टी हैं, उन्होंने 100 दिया, आप 100 दे देते। हम लोगों ने देखा जो हमारे कार्यकर्ता जीत सकता है दिया, हमने उसका धर्म नहीं पूछा। ठीक है और भाई, हाँ हमारी सरकार बनी है, हम सब समाज की चिंता करेंगे, सबका साथ, सबके विकास के मुद्दे पे चलेंगे। ठीक है, विकास के मुद्दे पे चलेंगे। मुसलमानों को वोट मिले, टिकट मिले ना मिले वो बात की बात है, ये आपकी जीत का निचोड़ है। रामकृपाल सिंह जी, क्या विनेबिलिटी ही सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए जब आप टिकट बांटते हैं कि किसी भी कीमत पर जीतना है? देखिए, अगर वो पार्टी ईमानदारी से कहती है कि मेरा क्राइटेरिया ये है, तो फिर बहस नहीं होनी चाहिए। और बहुत साफ अमित शाह ने आप ही के चैनल पर इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही गलत, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने जो कहा, पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, हर पार्टी के लिए होता है, चाहे कोई पार्टी स्वीकार करे चाहे नहीं करे। हर पार्टी चाहती है कि मेरी एक भी कोई उम्मीदवार इसलिए नहीं खड़ा किया जाता कि हार के आएगा तो भी ठीक है, जीतने के लिए खड़ा किया जाता है। माफ कीजिए, मैं इस बात पर उंगली उठा रहा था कि आपने इस डिबेट शुरू की थी एक सवाल पूछकर जी, मोदी से बड़ा कोई नहीं। आपने कहा था, मैं समझता था कि डिबेट शायद ये डिबेट जो 1 घंटे की है उसकी इर्द गिर्द घूमेगी, उस पर लोग बात करेंगे। क्या मैं उस सवाल पे आ सकता हूं? मैं अभी आता हूं आपके पास, उस सवाल पे हम लौटते हैं, उस टॉपिक पे। राघव चड्ढा मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यंग लीडर हैं। राघव चड्ढा, थैंक यू सो मच कि आपने सब्र दिखाया, इतनी देर तक आपने हमारा इंतजार किया। मैं रियली इसको अप्रिशिएट करता हूं और लाइव टीवी पे बोल भी रहा हूं। थैंक यू सो मच राघव, और चेहरे पे मुस्कुराहट ले आइए। आप लोगों ने पंजाब में खाता खोला है और उसकी मैं आपको बधाई देता हूं कि पहली बार लड़के पंजाब में आप 22 सीटें जीते हैं। राघव, देखिए, पहले तो आज जो नतीजे आए हैं और जो राजनीतिक दल आज जीते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि जिम्मेदारी से सरकार चलाएंगे और जनता का भला करेंगे। जहां तक पंजाब का और आम आदमी पार्टी का सवाल है, यदि आप कन्वेंशनल पॉलिटिकल लॉजिक से चलें, सामान्य राजनीतिक मापदंड से अगर इस आउटिंग को नापें, तो अवश्य हमारी पहली बारी हमने पंजाब की विधानसभा में चुनाव लड़े, पहली बारी ही हम मुख्य विपक्षी पार्टी बन के उभरे, 22 सीटें जीते, वो एक अच्छी बात कही जा सकती है।
परंतु ये बात भी मैं अवश्य कहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने, मैंने खुद ने आम आदमी पार्टी का जो असेसमेंट था वो ये था कि हम अच्छे बहुमत से पंजाब में सरकार बनाएंगे, जो हम नहीं बना पाए। इसके क्या कारण रहे, इसकी पूरी समीक्षा करी जाएगी। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके माध्यम से हमारे तमाम सपोर्टर्स को भी, हमारे साथियों को भी, कि आम आदमी पार्टी एक क्रांति है। 4 साल में ही हमारे 4 सांसद हैं, हमारी एक राज्य में सरकार है, एक राज्य में अब हम मुख्य विपक्ष बनते उभर रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और जो हमारा स्वच्छ राजनीति का सपना है उसको आगे लेकर चलेंगे, निराश ना हो। अभी सफर बहुत लंबा है। भारतीय जनता पार्टी भी 4 साल में पहली बारी जब 2 सीटें जीत पाई थी लोकसभा में, और 10 सालों ने एक राज्य सरकार बनाने में लगे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है और सफर का फल मीठा होता है। कोई गुरेज नहीं मुझे ये मानने में राघव कि 4-5 साल पुरानी पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पर आज से 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम 80 से 100 सीटें जीत रहे हैं। आप लोगों ने ओवर एस्टिमेट किया था अपने आप को, या आप लोग मिसलीड कर रहे थे आम जनता को? देखिए, ज्यादा हमारा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में विश्वास नहीं है, परंतु कई चैनलों के एग्जिट पोल्स ने यह दिखाया कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। जहां अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो आपके चैनल के एग्जिट पोल ने भी यह दिखाया कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारा भी आकलन यह था कि 2/3 बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अब कहां चूक हुई, क्या गलतियां हुई, क्या हमने सही कदम लिए, क्या गलत कदम लिए, क्या वहां पे ध्रुवीकरण हुआ, क्या प्रोपेगेंडा खेला गया, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जिसकी समीक्षा करी जाएगी। राघव एक सवाल और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसमें आपको लेके आता हूं। कांग्रेस विजयी हुई है और हमने सरकार नहीं बनाई है। राघव इस बात पे आपको लेके आता हूं कि क्या आपको लगता है राघव चड्ढा, आपको और आपकी पार्टी को, जैसे आपकी पार्टी सफल रही बीते 4-5 सालों की भारतीय राजनीति में, ऐसे ही बीते 3-4 सालों की राजनीति में क्या नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभरे हैं? 3 साल पहले 45% वोट पाते हैं यूपी में, वही इंटैक्ट रख पाते हैं, इनफैक्ट आगे चले जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं 46-47% तक। क्या नरेंद्र मोदी 1947 के बाद से अब तक के सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभरे हैं यूपी की शानदार जीत के बाद? राघव चड्ढा, आपका ओपिनियन? देखिए, आजाद भारत के इतिहास में कई बड़े, कई दिग्गज नेता हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हर नेता की महानता या हर नेता की पॉपुलैरिटी को केवल चुनावी जो आउटकम होता है उससे नापा जाए, परंतु ये बात कबूलने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि माननीय मोदी जी एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। और यूपी में इस बार जो भाजपा का नतीजे आए हैं वो वाकई में हमको भी चौंका देने वाले हैं। इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या ये वोट विकास पे पड़ा या ये वोट कब्रिस्तान और शमशान पे पड़ा, ये एक अपना चर्चा का विषय हो सकता है जो तमाम राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि वहां पे धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण हुआ है कि विकास और नोटबंदी के फेवर में वोट पड़ा है। ये एक चर्चा का विषय है, परंतु ये बात कबूलने में कोई मेरे को परहेज नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। और नोटबंदी का मुद्दा क्या आम आदमी पार्टी ने गलत उठाया? जिस तरीके से आपने कैंपेन किया अरविंद केजरीवाल ने, उसको जनता ने नकार दिया। सुमित जी, मेरा व्यक्तिगत नहीं, ऐसा नहीं है मेरा इनफैक्ट अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी के अमृतसर के जो आसपास के इलाके हैं उनकी विधानसभाओं के जो उनके कैंडिडेट्स थे, उन्होंने यहां तक प्रचार करते हुए कहा कि नोटबंदी का फैसला तो मोदी जी ने लिया, कृपया कर हमें नोटबंदी का दोष ना दें। मेरा ऐसा मानना है कि यूपी में और अन्य राज्यों में नोटबंदी के फेवर में जो बीजेपी ने आर्ग्यूमेंट्स दिए या प्रोपेगेंडा किया या व्हाट्सएप मैसेज फैलाया या जो भी करा, वो एक तरीके से फेवर हुआ। और विपक्ष एटलीस्ट यूपी में तो नोटबंदी को एक चुनावी मुद्दा बनाने में सफल नहीं रहा। ठीक है राघव, आप रहिए मेरे साथ, मैं वापस टॉपिक पे लौटता हूं। बद्री जी भी है, शेष जी भी है, रामकृपाल जी भी है। क्या नरेंद्र मोदी सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभरे हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में आडवाणी और वाजपेयी को पीछे छोड़ दिया है? सुमित जी, मैं बड़ा छोटा नहीं कहता हूं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2014 के बाद जो फर्क क्या आया है भारतीय राजनीति में शुरू से अब तक। देखिए, हमेशा एक बात आप जान लीजिए कि कभी भी जनता जो है, जनता उसके सामने नतमस्तक मैं नहीं कहूँगा, उस पर अपना दिल खोलती है जो उसको उसके दिल में घुस जाए, यानी परसेप्शन जो बनता है उस पे जाती है, सच्चाई पे कभी नहीं जाती है।
इंदिरा जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति। क्वांटिफाई करेंगे, बहुत सारे लोगों ने इतने सालों के बाद कहा है कि बैंक नेशनलाइजेशन मतलब एक तरह से बहुत तमाम बड़े बड़े कि एक गलत साबित हुआ, लेकिन जनता को एक भरोसा हो गया कि एक जिसने इंडिकेट बड़े बड़े नेताओं को के से विद्रोह करके वो खड़ी हुई महिला और ये कह रही है, मैं बताऊं आपको, बिल्कुल जेपी ने 74 में कहा कि संपूर्ण क्रांति, आओ आओ, जनता ने भरोसा किया, साथ जुड़े, वही है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। जनता ने कहा चलो। एक जो मोदी ने बेसिक चेंज क्या किया, मोदी ने 2014 में जो कहा विकास, वो भी एक परसेप्शन की बात थी जी। लेकिन आर्किटेक्ट तो बहुत होते गए इस देश में, बिल्डर कोई नहीं हुआ। मोदी ने पहली बार क्या किया कि क्वांटिफाई किया। जिस बैंक नेशनलाइजेशन के नारे के बावजूद 70 सालों में 60% आबादी बैंक में खाता नहीं खोल पाई थी, वहां से शुरुआत। मतलब इंदिरा गांधी, नहीं मैं और रिएक्शन ले लूं सर। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी सबसे बड़े राजनेता के तौर पर उभर चुके हैं? मान लेना चाहिए कि उनसे बड़ा राजनेता पॉलिटिक्स में कोई नहीं रहा बीते 70 सालों। देखिए, इस सवाल के दो पक्ष हैं। एक तो है कि इस पे मान लिया जाने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, और उसके बड़े नेता के रूप में उभरने में जो सबसे बड़ा कारण है उनका कनेक्ट विद द पीपुल। कनेक्ट सिर्फ भाषण का नहीं होता है, लोगों के पल्स की समझदारी की होती है कि लोग क्या चाहते हैं, तो उस डिजायर को समझते हैं और अपना एजेंडा को ऐसा रखते हैं कि दूसरे को मान लेना पड़े तो मनवा लेते हैं, वो ये एक गुण है उनमें। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है सुमित जी, वो ये है कि आदमी जो है, कोई भी आदमी अपने कॉन्ट्रडिक्शन का ही शिकार होता है, और वही कॉन्ट्रडिक्शन उससे कभी सूट-बूट का सरकार का नेता बना देती है और वही कभी गरीबों का नायक बनने लगता है। बिल्कुल। तो जनता को तय करना है कि सच क्या है, क्या वो सूट-बूट का है कि गरीबों का है। मैं इसी बात से उठाता हूँ शेष जी, क्या ये जो सूट-बूट की सरकार का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, राहुल गांधी ने कहा सबसे पहले कि ये सूट-बूट की सरकार है, और जिस तरीके से नोटबंदी के बाद उस पूरे डिस्कोर्स को बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने चेंज करके साबित कर दिया कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी वजह रही नरेंद्र मोदी को आज हम लोग चर्चा करते हैं कि राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बताते हैं? ये इनोवेशन नहीं है। सूट बूट की सरकार राहुल गांधी ने ही कहा, और ज़्यादातर उसको बार बार कहा, और इतनी बार कहा कि वो राहुल गांधी के नाम पे चिपक गया। और लेकिन गरीबों को मोटिवेट, गरीबों के नाम पे मोबिलाइजेशन का जो प्रयोग है वो इस देश में, अभी रामकृपाल भाई ने इंदिरा गांधी का नाम लिया, लेकिन महात्मा गांधी उससे बहुत बड़े लेवल पे मोबिलाइज कर चुके हैं। और जवाहरलाल नेहरू, हिम्मत की बात आप करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने अधेला नहीं था जेब में, और अमेरिका और रूस से पंगा लेने की हैसियत रखते थे, नारायण मूवमेंट खड़ा कर दिया था और पूरी दुनिया को अपने साथ ले लिया था। तो ये आज उनका दिन है, उनको जो चाहूँ मैं कह दूँ, बहुत बड़े नेता, अरिस्टोटल से भी बड़े नेता, जितने भी सबसे बड़ा नेता उससे बड़ा मैं कहने को तैयार हूँ। लेकिन इसी देश में जवाहरलाल नेहरू भी हुए हैं, और इसी देश में विनोबा भावे भी राजनेता थे, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। लाखों एकड़ जमीन सबसे ज्यादा कीमती होती किसान के लिए, लाखों एकड़ जमीन उन्होंने लोगों से कहा दे दो, उन्होंने दे दिया गरीबों में बांटने के लिए। तो गरीबों के नाम पे मोबिलाइजेशन के देश में इतिहास है, और उसमें नरेंद्र मोदी अभी भर्ती हुए हैं। वक्त तय करेगा। आज हम कह देंगे भाई आज इलेक्शन जीते हैं, और जहां तक 46-47% की बात, 52 का, 57 के सारे इलेक्शंस देख लो कितने परसेंट। शाहनवाज हुसैन, आपका काउंटर, मैं आता हूं आपके पास। शाहनवाज हुसैन, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बन गए। देखिए, आपने एक प्रश्न ही खड़ा कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी नेता सबसे बड़े बन गए। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात जीते थे 2012 में, तब कुछ मीडिया ग्रुप ने कहना शुरू किया कि वो बीजेपी से बड़े हो गए, तो नरेंद्र मोदी जी ने भावुक होकर कहा था, कोई भी व्यक्ति अपने माँ से बड़ा नहीं हो सकता है, पार्टी मेरी माँ है जी। जहाँ तक पार्टी के नेतृत्व का सवाल है, पार्टी में वो आगे बढ़े हैं, और आज हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीति में आज वो सबसे बड़े नेता हैं, उनसे किसी की तुलना नहीं है। और इसी का ट्वीट आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लायक भी कोई नहीं है। जी,
जी तो जवाब देना चाह रहे नरेंद्र हैं मोदी जी को किसी से तुलना करके बड़ा आगे छोटा अगले मत सेगमेंट क्यों जा रहा हूँ शाहनवाज वो भाई, बड़े हैं, रिएक्शन, पॉपुलर हैं, रिएक्शन, वो जिता सकते हैं, वो देश के लोगों के दिल पर राज करते हैं। बिल्कुल शाहनवाज भाई, इसमें कोई शक नहीं है, आपके नेता हैं, वो आप तारीफ करें, देश के प्रधानमंत्री तारीफ करें, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने नहीं जीत लिया है, खाली उत्तर प्रदेश की 325 सीट जीत करके आ गए। गुजरात में क्या हाल हुआ है उनको खुद पता है आने वाले में। ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं की पार्टी के, मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के कद तक कभी मोदी जी नहीं पहुंच सकते, चाहे वो आपकी राय में क्या मोदी जी है सबसे बड़े नेता आज की तारीख के? भारत के कुछ हिस्से में वो सबसे बड़े नेता है, लेकिन बहुत हिस्से हैं जिनका जिक्र तक नहीं हुआ है यहाँ, जहां की उनकी कोई खास औकात नहीं है। लेकिन केरल पूर्वोत्तर में पहुंच गए, केरल में पार्टी जीतने लगी है, पश्चिम बंगाल में वोट परसेंटेज बढ़ा है। केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, बंगाल में नहीं है, और खास बिहार में नहीं है। तो इसलिए ये देखकर कि इतने राज्यों में उनकी कोई औकात नहीं है, ये कहना कि ये सबसे बड़े नेता हैं, इतिहास के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी कोई औकात नहीं है इसमें। अब अगर ये कहेंगे इनकी पार्टी को 7 सीटें आती हैं और फिर भी हम देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की कहिए कि औकात नहीं है। अरे वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, मणिशंकर जी के भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये देश इतना बड़ा है, मोदी जी मंचों इसका से खड़ा होकर बोलने लगे कि देश 70 का सालों दुनिया से में इस इसको देश को तुलना लूटा नहीं गया, हो अटल बिहारी वाजपेयी को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता हैं, मैं उनकी शख्सियत से आप शाहनवाज मुकाबला भाई नहीं कर सकते। शाहनवाज भाई, कार्यक्रम का आखिरी हिस्से में आया हूं, आपसे एक रैपिड फायर खेलना है, मुझे रैपिड फायर खेलना है शाहनवाज भाई, मैं आपसे शुरू करूंगा। एक सवाल बिल्कुल जरूरी, रैपिड फायर तो खेलना चाहते हैं, रैपिड फायर तो बहुत जरूरी हमारे शो की खासियत है। शाहनवाज भाई, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे बेहतर है, लेकिन आप क्या तुलना करना चाहते हैं? मैं तुलना नहीं करना चाहता। शाहनवाज भाई, मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे बेहतर? मेरा रैपिड फायर है, बगैर सोचे समझे बोलिए, 2 ऑप्शन है, कौन सबसे बेहतर? राजनाथ सिंह या अमित शाह? राजनाथ सिंह या अमित शाह? भाजपा का कार्यकर्ता, संसदीय बोर्ड जिसको ये ऑप्शन नहीं था, आप पर्चे में फेल हो गए, रैपिड फायर से नहीं तय ये होगा, ऑप्शन नहीं था, पर्चे में फेल हो गया न मेरे जवाब देने से तय होगा। मणिशंकर जी, कौन बड़े नेता हैं, आडवाणी या मोदी? मोदी जी आडवाणी से जरा उभर कर आए हैं, लेकिन मुझको, मैं सोचता था कि हमारे देश को हानि पहुंचाने के लिए आडवाणी ही सबसे बड़े नेता हैं। अब मैं समझता हूं कि मोदी जी के रहने पर बहुत हानि पहुंची। मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट में जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शाहनवाज भाई, थैंक यू सो मच, तमाम मेहमानों का शुक्रिया।